जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण और आवर्त सारणी का आज हम लोग बाबू 5वां वीडियो देखेंगे। इसके पहले मैंने 4 वीडियो बनाया था, जो सभी वीडियो हमने थ्योरी देखा था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी चारों वीडियो अगर देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बाबू, पहला जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें से पहला ऑप्शन आपके पास है बाबू 92, दूसरा 108, तीसरा 118, चौथा 102। ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी बताइए कि अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। तो याद रखिएगा बाबू, अभी तक टोटल कितनी बाबू, टोटल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ टोटल 118 तत्व कौन कौन है। इसके लिए हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए वो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत होता है हाइड्रोजन से और लास्ट आपके पास क्या है वो ओगेनेशन यानी ओजी, यानी शुरुआत कहाँ से होता है बाबू, हाइड्रोजन से, और लास्ट है बाबू आपके पास ओगेनेशन। आपके सर ये नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे बाबू यहाँ से आता है, यानी 6वें आवर्त से और 7वें आवर्त से, यानी अभी तक टोटल 1 और यहाँ है बाबू 118, 1 और 118, यहाँ 118 है, यानी अभी तक कुल कितने तत्वों का, 118 तत्वों का खोज हो चुका है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आराम आराम से पढ़िए और एकदम ध्यान से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलना है। देखिए वो कह रहे हैं प्रकृति में कुल कितने तत्व मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए वो ध्यान से, जो टोटल 118 तत्व हैं, 118 तत्व, ठीक है बाबू, इनमें से 2 टाइप के तत्व हैं। एक बाबू प्राकृतिक है, प्राकृतिक समझ रहे हैं बाबू, जो वायुमंडल में या प्रकृति में प्राप्त होते हैं या मृदा में प्राप्त होते हैं। दूसरा वो आपके पास किस टाइप के हैं, कृत्रिम। और कृत्रिम कौन है, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, अब याद रखिए प्राकृतिक अगर तत्व की बात किया जाए, जो किस अवस्था में मिलेगा, मुक्त या संयुक्त अवस्था में मिलेगा। इनकी संख्या है बाबू 94, कितनी है, 94। और कृत्रिम जिन्हें कहाँ बनाया गया है, प्रयोगशाला में, इनकी संख्या है 24। दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, 118। ये जो कृत्रिम है बाबू, इन्हें कहाँ बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा हमेशा इन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया है। समझ में आ रहा है बाबू, यानी प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94, कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी होती है, 24 होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकृति में कुल कितने तत्व मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त मतलब जो अपने यौगिक के रूप में नहीं होते हैं, और संयुक्त के मतलब अपने यौगिक के रूप में होते हैं। जैसे मुक्त अवस्था में याद कीजिए लोहा, चांदी, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तत्व हैं अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। टोटल कितने तत्व हैं बाबू, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में, तो याद रखना है 94, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कितने तत्वों को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया, यानी कितने ऐसे तत्व हैं जिनको कृत्रिम विधियों द्वारा कहाँ बनाया गया, वो प्रयोगशाला में बनाया गया है। अभी मैंने बताया कि टोटल कितने तत्व, 118 तत्व, उनमें से 94 कैसे थे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और दूसरा 24 ऐसे तत्व हैं जिन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम से बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। ए है 24, बी है 36, सी है 28, डी है 16। मैंने बताया बाबू कि 118 तत्व में से 94 कैसे हैं बाबू, प्राकृतिक है, प्राकृतिक। अब बचे कितना बाबू, 8 में से 4 गया 4, यहाँ होगा बाबू 11, 11 में से 9 गया 2, यानी 24 तत्व हैं जो कैसे हैं बाबू, कृत्रिम तत्व हैं। तो आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने तत्व, 24 तत्व होंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो अब तक हमने क्या देखा, कितने तत्वों का खोज हो चुका है,
118, जिसमें से 94 क्या है प्राकृतिक, 24 क्या है कृत्रिम। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, तत्वों को धातु और अधातु के रूप में किसने वर्गीकृत किया बाबू, ये बताइए आप लोग। और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तत्वों को धातु और अधातु के रूप में किसने वर्गीकृत किया, यानी यहां से वर्गीकरण प्रारंभ होता है। और जो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया आपको वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 में बताया है। और आपको मैंने बताया बाबू कि धातु और अधातु के रूप में किसने बांटा, लेवोजियर ने। किसने बांटा था बाबू, लेवोजियर ने। अब ध्यान से सुनिएगा, लेवोजियर के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेवोजियर सर, देखिए बाबू ध्यान से, इन्होंने तत्व को किस रूप में बांटा, धातु एंड अधातु। इनके हिसाब से बाबू जो क्या होते हैं, तत्व होते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं, एक धातु दूसरा अधातु। इन्होंने बाबू वर्गीकरण कब किया था, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में। और कहाँ के रहने वाले थे ये भी याद रखना है, कहाँ के बाबू, फ्रांस के रहने वाले थे। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो उन्होंने सबसे पहला तत्वों का वर्गीकरण किया और उनके हिसाब से तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धातु और दूसरा अधातु। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब कब इन्होंने वर्गीकरण किया था, 1789 ईस्वी में। और कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी धातु और अधातु के रूप में किसने वर्गीकरण किया, लेवोजियर ने वर्गीकरण किया। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, ये किनकी परिकल्पना है। यानी आपको ये बताना है कि किनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखिए बाबू, ये भी वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि प्राउस्ट परिकल्पना, कौन परिकल्पना बाबू, प्राउस्ट परिकल्पना। मैं आपको समझाता हूं प्राउस्ट परिकल्पना क्या था। प्राउस्ट परिकल्पना, परिकल्पना ध्यान से सुनते चलिएगा। इसका प्रतिपादक आपका नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन बाबू, प्राउस्ट। कौन, प्राउस्ट। ठीक है, ये कब दिए थे बाबू, ये जो नियम दिए थे 1815 ईस्वी में। कहाँ कराने वाले थे बाबू, ये भी कहाँ कराने वाले थे, तो याद रखिएगा फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के बाबू, फ्रांस के। ठीक है, अच्छा इनके अनुसार क्या है बाबू, इनके अनुसार तत्व जो होते हैं, सभी तत्व किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनके अनुसार तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। किससे मिलकर बाबू, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हो। समझ में आ गया बाबू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सबको। चलिए बाबू, तो किससे मिलकर बने हैं बाबू, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं सभी तत्व। और इनका ये भी कहना था कि जो अन्य तत्व हैं उनका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, गुणज होता है। तो ये इनका मानना था प्राउस्ट सर का। ठीक है बाबू, तो प्राउस्ट सर ने क्या बताया था, दुनिया के सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये किनकी परिकल्पना हो गई बाबू, प्राउस्ट की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन बाबू, 6। समझ में आ गया 5 तक। चलिए 6 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्राउस्ट परिकल्पना कब दिया गया, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं बाबू। देखिए तो मैंने पहले भी लिख दिया है, कब दिया था, 1815 ईस्वी में। तो जो प्राउस्ट की परिकल्पना थी कब दिया गया था बाबू, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि प्राउस्ट ने अपनी परिकल्पना कब दिया था, 1815 में। और क्या उनका मानना था, दुनिया के सभी तत्व किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। और उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का सरल गुणज होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 तक समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हो, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो अब हम लोग नियम 3 पे पहुंच गए। पहले हमने देखा
लेवोजियर का नियम, दूसरा हम लोगों ने देखा त्रियक का नियम। अब हम लोग देखेंगे बाबू दूसरा हम लोग देखा क्या बाबू, दूसरा नंबर हम लोग के पास था प्राउस्ट का, तीसरा आ रहा है त्रियक नियम। अब देखिए वो ध्यान से देखिएगा, जो त्रियक नियम है, त्रियक नियम जल्दी जल्दी बताइए किसने ये नियम दिया था। त्रियक नियम जो दिए थे बाबू उनका नाम था डोबे रेनर, या बाबू कई जगह पर लिखा जाता है डोबे राइनर। याद रहेगा बाबू, एक ही नाम है डोबे रेनर या डोबे राइनर। ठीक है बाबू, ये कहाँ कराने वाले थे तो याद रखिएगा जर्मनी के। कहाँ कराने वाले थे, जर्मनी का। और कब इन्होंने नियम दिया था, 1817 ईस्वी में। याद रहेगा बाबू, कब नियम दिया था, 1817 ईस्वी में। अच्छा, इस नियम के अनुसार क्या था बाबू, इन्होंने क्या किया कि तीन तीन तत्वों का समूह लिया। कितने तत्वों का, तीन तत्वों का समूह लिया। इन्होंने कितने तत्वों का बाबू, तीन तत्वों का क्या लिया, समूह लिया। याद रहेगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना। और इसी के चलते कितने तत्वों का समूह है बाबू, तीन तत्वों का समूह है, इसीलिए इसको कौन सा नियम कहा जाता है, त्रियक नियम कहा जाता है। समझ में आ गया वो सबको। तो त्रियक नियम का प्रतिपादन कब किया गया, आपके आंख के सामने है 1817 में। और किसने इस नियम का प्रतिपादन किया था, डोबे रेनर या डोबे राइनर ने। कहाँ कराने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। क्यों इनको त्रियक नियम के नाम से जाना था इनके नियम को, तो याद रहे क्योंकि तीन तत्वों का समूह लिया था, इसलिए इस नियम को कहा जाता है त्रियक नियम। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया, किसने बाबू, जल्दी बोलिए, डोबे रेनर या डोबे राइनर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। कह रहा है कि यदि तीन तत्व ए बी सी हो तो डोबे रेनर त्रियक होगा। यानी इनका क्या मानना था कि अगर तीन तत्व लिया जाए, ए बी एंड सी, सब मैंने आपको पढ़ाया है। तीन तत्व जो लिया गया है ए बी एंड सी, पहला इसको मान लिया, दूसरा इसको मान लीजिए, तीसरा। इनका क्या मानना था, जो बीच वाला है, ध्यान सुनते चलिएगा, बीच वाला कौन है, बी। तो बी का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होगा बाबू, अन्य दो तत्व ए एंड सी, ए प्लस सी का परमाणु द्रव्यमान, समझ जाएगा ना, द्रव्यमान, इसका ठीक क्या होगा, आधा, यानी औसत होता है। समझ में आया बाबू, यानी बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। मतलब क्या हुआ, ई और सी दोनों के द्रव्यमान को जोड़िए, किससे भाग दीजिए, 2 से, जितना मान आएगा किसका परमाणु द्रव्यमान होगा, बी का। ठीक है बाबू, तो यही है डोबे रेनर का त्रियक नियम या डोबे राइनर का त्रियक नियम। तीन तत्वों का समूह लिया, इसलिए उनके नियम को किसके नाम से बाबू, त्रियक नियम के नाम से जाना जाता है। तो अब आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जो बी है, बी का परमाणु द्रव्यमान a प्लस सी बट्टा 2 का द्रव्यमान, सी का a प्लस बी बट्टा 2, यहाँ पे a का a प्लस बी। तो कौन सा सही है बाबू, ध्यान से देख लीजिए, a प्लस सी बाई 2, यानी a और c के द्रव्यमान का क्या होगा, आधा होगा। किसकी बराबर, किसका द्रव्यमान बाबू, b का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी b का परमाणु द्रव्यमान a प्लस सी का परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया, मैंने पहले भी बताया आपको, किसने, डोबे रेनर या डोबे राइनर ने किया था। कब किया था, 1817 में। कहाँ कराने वाले थे, जर्मनी कराने वाले थे। और इन्होंने क्या बताया था बाबू कि तीन तत्वों का समूह लिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है।
समझ में आ गया। तो कौन दिया था नियम बाबू? त्रिक नियम डोबेरेनर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डोबेरेनर ने कितने त्रियक ज्ञात किए? अब ध्यान से सुनिए, आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में कुल त्रियक की संख्या, कुल त्रियक की संख्या, तो वर्तमान में अगर आपसे कुल त्रियक की संख्या पूछी जाए 5 याद करना है। अभी तक कुल कितने त्रियक ज्ञात हो चुके हैं? 5। लेकिन डोबेरेनर ने कितना ज्ञात किया था? डोबेरेनर इन्होंने बाबू मात्र कितना? 3 त्रियक ज्ञात किए थे, ज्ञात किए थे। याद रहेगा बाबू? तो कोई दिक्कत यहां तक? वर्तमान में अभी तक कुल कितने त्रियक हो चुके हैं? 5। जबकि डोबेरेनर सर ने मात्र कितना त्रियक ज्ञात किया? 3 त्रियक। और एक त्रियक में कितने तत्व आते थे? 3। तो 3 त्रियक में 9। तो इनका नियम कितने तत्व बाबू? 9 तत्व तक ही लागू हुआ। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है बाबू? क्यों 9 ही तत्व तक लागू हुआ? एक त्रियक में कितने तत्व? 3। तो 3 त्रियक में कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 3, 9 तत्व तक ही लागू हुआ, इसलिए इनका नियम त्याग दिया गया। समझ में आ गया बाबू? चलिए तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सही होगा? वर्तमान में पूछता तो हम किस पे ट्रिक मारते? 5 पर, लेकिन इसमें 5 है नहीं। डोबेरेनर ने कितने त्रियक ज्ञात किए थे? 3 त्रियक ज्ञात किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कितने त्रियक? 3 त्रियक। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। डोबेरेनर त्रिक है, यानी 3 डोबेरेनर त्रिक जो उन्होंने ज्ञात किया था वो कौन कौन है? तो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है और तीनों डोबेरेनर का त्रिक है। कौन कौन बाबू? देखिए, सबसे पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नाम तो याद है सबको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। याद रहेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। ये 3 डोबेरेनर के क्या है? त्रिक। समझ में आया? और ये आपको हमेशा याद ये भी रखना है, अगर इनके नियम के बारे में बात किया जाए तो देखिए इनमें बीच में कौन है? सोडियम। तो किसका द्रव्यमान बाबू? सोडियम का, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। समझ जाएगा बाबू ना? परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होगा? लिथियम और पोटेशियम। यानी यहां पे क्या आ जाएगा? लिथियम प्लस पोटेशियम का कौन द्रव्यमान बाबू? परमाणु द्रव्यमान। किससे भाग दे दीजिएगा? 2 से। ठीक है बाबू? अब देखिए यहां से क्या रखना है? लिथियम का माना जाता है बाबू 7। क्या मान लिया जाए? 7। पोटेशियम का माना जाता है 39। किससे भाग दे दीजिए? 2 से। कितना हो जाएगा वो? लिथियम और लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 46 में किससे भाग दीजिए? 2 से। ये लगभग आ जाएगा कितना बाबू? 23। और 23 किसका द्रव्यमान होगा? तो कहिएगा सोडियम का द्रव्यमान होगा। याद रहेगा बाबू? इसका मतलब क्या हमने समझा? बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। समझ में आया? यानी तीनों इनका क्या है? ट्रिक है। और कितने ट्रिक ज्ञात हो चुके हैं बाबू? वर्तमान में 5, डोबेरेनर सर 3, यानी ये सभी आंसर क्या है? सही। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? याद कीजिए पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अष्टक नियम। ठीक है बाबू? जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 में मैंने बताया है अष्टक नियम की जितनी थ्योरी है इनके बारे में आपको बताया है। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं बता दूं अष्टक नियम, इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे बाबू? जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात याद रखना है,
कहाँ कराने वाले थे? ब्रिटेन। कब नियम दिया था? 1866 में, याद रहेगा। और इन्होंने तत्वों को किसके आधार पे सजाया बाबू? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। याद रहेगा बाबू, किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। इनका क्या मानना था? पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होता है? समान होता है। किसका गुण बाबू? पहला तत्व का गुण किसके समान होगा? कहिएगा बाबू, 8वें तत्व के गुण के समान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है बाबू। उन्होंने बोला कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होता है? समान होता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इनके समय में एक और बात याद रखना है कि इनके समय में किनका खोज नहीं हुआ था? कहिएगा सर, निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। तो उन्होंने फ्लो में क्या बोल दिया कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होता है? समान होता है। और उनके समय में कुल बाबू 56 तत्व का क्या हुआ था बाबू? खोज हुआ था। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके बाद अब और कोई तत्व का खोज नहीं होगा। उन्हें फ्लो में ज्यादा बोल दिया और ये भी बोल दिया कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होता है? समान होता है। तो ये इनके बारे में याद रखना है। और पहला का गुण किसके समान है? 8वें के। इसलिए 1 का 8वें के समान, इसलिए कौन सा नियम? अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब कौन दिया था? तो आप देख के बता सकते हैं किसने दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम का खोज किया था, यानी प्रतिपादन किया था। उनके समय में कुल कितने तत्व? 56। और किनका खोज नहीं होता? निष्क्रिय गैस अगर याद नहीं हो तो याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन XE होता है, जेनॉन और रेडॉन, यानी इनका खोज नहीं हुआ था। समझ में आ गया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का तब चलते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को किस आधार पे सजाया? आप पीछे देख सकते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। यानी परमाणु द्रव्यमान जहां भी है वो आंसर हम लोग का क्या है? सही है। किसके आधार पे बाबू? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कर तत्वों न्यूलैंड के अनुसार प्रथम तत्व का गुण अपने किस तत्व के गुण के समान होता है? तो याद रखिए किसके समान होता है? वो 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। ठीक है बाबू। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं। अब आप लोग पहले क्या कीजिए, तत्व जितना है शुरुआत से काउंट कीजिए। सबसे पहला बाबू हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। याद रहेगा ना? सल्फर के बाद कौन आता है बाबू? सल्फर के बाद आएगा आपके पास यानी क्लोरीन, उसके बाद बाबू आर्गन, उसके बाद कौन आएगा? वो पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम। अब यहीं तक आपको याद रखना है। इनका नियम बस कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। टोटल कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 56। अब आप ही लोग बताइए, 56 तत्वों का खोज हुआ और उनका नियम बस कहां तक लागू हो रहा है? कैल्शियम तक। तो क्या यह नियम सही है? नहीं सर। और सबसे बड़ी कमी क्या आई? ध्यान सुनिए, जिस टाइम इन्होंने नियम दिया था किनका खोज नहीं होता? मैंने पहले आपको बताया निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। निष्क्रिय गैस पे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए। हीलियम,
यहाँ पे बाबू नियॉन और यहाँ पर आर्गन। अभी यहाँ तक ट्रिक लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यही तक इनका नियम क्या होता है, लागू होता है। अब अगर इसमें से कौन नहीं है, हीलियम नहीं है, तो काउंट कीजिए। ये पहला तत्व, दूसरा, इसको नहीं गिनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। यानी पहला का गुण किसके समान, आठवें के क्या होगा, समान होगा। अगर आप यहां से काउंटिंग कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि खोज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, आठवां। इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इनका खोज नहीं हुआ था। तो पहला का गुण किसके समान है, आठवें का, यानी इनके हिसाब से फर्स्ट वाला आठवां के समान। लेकिन जैसे ही किनका खोज हो गया, निष्क्रिय गैस का, तब गिनिए कैसा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि इसको काउंट अब क्यों करेंगे, क्योंकि इनका खोज हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यानी पहला का गुण किसके समान होने लगेगा, नौवां के समान होने लगेगा। तो कब ऐसा हुआ, जब कौन गैस खोज हो गया, निष्क्रिय गैस। तो कौन किसके समान गुण दिखाने लगा, पहला वाला नौवां के समान दिखाने लगा, इसलिए इस नियम को त्याग दिया गया। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। तो पहला तत्व का गुण किसके समान, आठवें तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर चलते हैं। अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्वों का खोज हुआ, सब लड़का बता देगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्वों का, 56 तत्वों का खोज हो चुका था। यानी उनका नियम बस कहां तक काम किया, कैल्शियम तक। और कितने तत्व खोज हो चुके थे बाबू, 56 तत्वों का खोज हो चुके थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है, अष्टक नियम के साथ किन तत्वों का खोज नहीं हुआ था। जिस टाइम अष्टक नियम देखा गया था, कब की बात है अष्टक नियम बाबू, ये भी भूल जाएगा क्या आप लोग, 1866। उस नियम में किनका खोज नहीं हुआ था, तो निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो निष्क्रिय गैस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला क्षारीय धातु, दूसरा है क्षारीय मृदा धातु, तीसरा कौन है, निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय तत्वों का खोज नहीं हुआ था। समझ में आया। अब कौन कौन इसमें आएगा बाबू, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनका खोज नहीं हुआ था। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब बना। अब हम लोग बात करेंगे किनकी सारणी के बारे में बाबू, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अभी तक 4 सारणी हम लोग पढ़ लिए, पहला लेवोजियर, दूसरा प्राउस्ट, तीसरा डोबरेनर, चौथा न्यूलैंड। अब हम लोग पहुंच रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के पास। चलिए मैं आपको इनके बारे में सबसे पहले बताता हूं, आराम से आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है बाबू ना, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है बाबू। चलिए देखिए, मेंडलीव आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहला प्रतिपादक तो नाम याद रहेगा, मेंडलीव। कहाँ के रहने वाले थे बाबू, रूस। कहाँ के बाबू, रूस के रहने वाले थे। कब नियम दिया था उन्होंने, इन्होंने नियम दिया था बाबू, याद रखिएगा 1869 ईस्वी में, 1869। कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। इन्होंने तत्वों को किसके आधार पर सजाया, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पे बाबू, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। कोई दिक्कत है आप लोग को। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया तो उन्होंने कुछ क्षैतिज लाइन और कुछ ऊर्ध्वाधर लाइन बनाया। यानी ऐसी जो लाइनें होती हैं क्षैतिज है, कैसी बाबू, क्षैतिज,
और इस टाइप की लाइन क्या कहलाती है? उदग्र। तो उन्होंने क्षैतिज जो कतार बनाया, क्षैतिज कतार कितना बनाया बाबू? 7। और क्या कहा जाता है? आवर्त। क्या कहा था बाबू? आवर्त। इन्होंने कुछ उदग्र कतार बनाया, इनकी संख्या कितनी थी? 9, जिनको क्या कहा जाता है बाबू? वर्ग। आप कहेंगे सर 9 जो वर्ग उन्होंने बनाया, उन्होंने 9 वर्ग में पहले 8 ही बनाया था, लेकिन जैसे ही निष्क्रिय गैस का खोज हुआ एक और वर्ग जोड़ लिया। और कौन वर्ग था? शून्य वर्ग। कौन वर्ग बाबू? शून्य वर्ग। टोटल कितने वर्ग हैं उनके आवर्त सारणी में? 9 क्या है? वर्ग है। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कब नियम दिया था बाबू? 1869 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए नंबर सही है। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर सजाया था? तो आप बताइए वो किसके आधार पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और उनका क्या मानना था? याद रखिएगा, उनका मानना था कि अगर तत्वों को किसके आधार पर सजाया जाए? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान भौतिक तथा रासायनिक गुण वाले तत्व आते हैं। यानी तत्वों का गुण, कौन सा गुण बाबू? भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने किसके आधार पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। समझ में आ गया वो सबको? तो किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। ऑप्शन नंबर बी। और इनका मानना था तत्वों का भौतिक एंड कौन बाबू? रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। फलन होते हैं यानी इनका भौतिक और रासायनिक गुण किसके अनुसार चेंज होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। समझ में आ गया बाबू आप लोग को? बहुत बढ़िया। ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 19 कह रहा है बाबू कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? मैंने पहले आपको बताया बाबू, ध्यान से देख लीजिए। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? सब लड़का लोग बताइए। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, इनमें सभी। तो कौन सा सही है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? सही है। आप हमसे पूछ सकते हैं सर हम कैसे पता करेंगे कि किसी तत्व के पास परमाणु द्रव्यमान लिखा है या परमाणु संख्या लिखा है? तो कोई भी तत्व मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है? एक्स, ऊपर जो लिखा रहता है बाबू ए, नीचे जेड। ये ए जो होता है यही होता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, और ये आपके पास होती हैं परमाणु संख्या। याद रहेगा बाबू? तो आपको हमेशा याद रखें। यानी इसके बढ़ते हुए क्रम के आधार पर उन्होंने क्या किया था? सजाया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 20 नंबर। आवर्त सारणी में उदर कतारों को कहा जाता है। सब लोग बताइए आवर्त सारणी में जो उन्होंने कौन सी कतार बनाई बाबू? उदग्र कतार। उदर कतार के मतलब कोई लड़का बताएगा? उदर कतार के मतलब बाबू ऐसी लाइनें बनी, ऐसी लाइन। ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं बाबू, इनको बोलते हैं कौन कतार? उदर कतार। तो आवर्त सारणी में जो उदर कतार होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। अब मैं आपको यहां भी दिखा सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से।
आपको दिख रहा होगा ऐसी लाइनें आपको दिख रही होंगी, खड़ा वाला लाइन जो दिख रहा है इनको बोलते हैं बाबू उदर कतार। और ऐसे जो क्या हो रहा है बेंड यानी बेड़िया लाइन जो दिख रहा है, क्षैतिज लाइन, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाबू आवर्त। और ऊपर वाला जो खड़िया लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं बाबू वर्ग। समझ में आए कि नहीं बाबू? तो आपको याद रखना है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है कि या मेंडलीव या किसी आवर्त सारणी में आधुनिक या मेंडलीव के आवर्त सारणी में कह रहा है कि जो उदर कतारें होती हैं, उदर कतार समझ गए बाबू ना, ये वाली लाइनें, इनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो उदर कतारें होती हैं इनको कहा जाता है, वो पहले बार आपको याद ये रखना है कि इनको कहा जाता है वर्ग। और दूसरी बात आपको याद रखना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बाबू? कॉलम के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। तो आवर्त सारणी में उदर कतारों को क्या कहा जाता है? वर्ग या कॉलम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है बाबू? वर्ग और कॉलम, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी बी एंड सी दोनों क्या है? सही। समझ में आ गया बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहा जाता है। क्षैतिज कतार क्या है बाबू? जो इस टाइप की लाइन है क्षैतिज कतार है। तो क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आप याद रखिएगा आवर्त, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड, यानी ए एंड सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं बाबू? आवर्त, या किसके नाम से? पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए इसमें क्षैतिज कतार कहाँ दिख रहा है आपको? क्षैतिज कतार दिख रहा है बाबू, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नीचे भी दिख रहा है। तो आपको टोटल कितने हैं? 7 क्षैतिज कतार है, जिनको किसके नाम से? आवर्त या पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप इनको मत काउंटिंग कर, ये कहाँ के बाबू? देखिए ये वाला यहाँ का, ये वाला यहाँ का, टोटल कितने हैं? 7। समझ में आ गया बाबू? बहुत बढ़िया, इतना तो समझदार आप लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बाबू, चलिए। यानी किसके नाम से जाना जाता है बाबू? आवर्त या पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आवर्त सारणी के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? तो याद रखिएगा 63 तत्वों का, यानी 63 तत्वों का खोज हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी सही है। कब की बात है? 1869, यानी इस टाइम तक कुल कितने? 63 तत्वों का खोज हो चुका था। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या रखना है? दोष। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष लिखें, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। पहला वो मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या है? थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, आप इसको लिखिएगा हाइड्रोजन। कौन है बाबू? हाइड्रोजन। तो पहला आपको याद रखना है किसका स्थान? हाइड्रोजन का स्थान। यानी हाइड्रोजन को बाबू, हाइड्रोजन का जो गुण होता है इसमें कुछ गुण किसके बाबू? कुछ गुण बाबू क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के समान भी होता है, और कुछ गुण इसमें किसके समान? हैलोजन के भी क्या होता है? समान होता है। तो इनका जो गुण है दोनों का समान होता है। तो ये कुछ इनकी क्या है? कमी है। यानी इनको रखा किसके साथ रखा गया है बाबू? क्षारीय धातु के साथ। तो इनकी कुछ प्रॉब्लम आई कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया? क्षारीय धातु के साथ रखा गया। तो ये पहला इनका क्या है? दोष है। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा देखिए बाबू। चलिए बाबू, दूसरा आपके पास आ रहा है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा जाना। देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात मेंडलीव के आवर्त सारणी में एजी एयू, एजी मतलब बाबू चांदी, एयू मतलब बाबू सोना, इसका गुण किसके समान होता है? प्लेटिनम के समान। किसके समान बाबू? प्लेटिनम के समान होता है, यानी पीटी के समान होता है। पीटी मतलब बाबू प्लेटिनम, प्लेटिनम के समान होता है। लेकिन उनके आवर्त सारणी में दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो पहले ये कमी आ गई।
इसके अलावा कॉपर का गुण किसके समान होता है? Hg मतलब क्या होता है? वो पारा, और Cu मतलब क्या होता है? कॉपर। इन दोनों के गुणों में क्या पाई जाती है? समानता। फिर भी इन दोनों को कहाँ रखा गया है? अलग अलग रखा गया है। तो ये इनकी क्या है? कमियां हैं। समझ में आया बाबू? समझ में आ गया होगा कि समान गुण वाले तत्वों को उन्होंने कहाँ रखा? अलग अलग रखा। समझ में आ गया? तीसरी क्या कमी है बाबू? परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे होगा बाबू अधिक। क्या याद रखना है सर? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा जाना। अब ध्यान सुनिएगा, उन्होंने क्या किया बाबू? उनका जो आवर्त सारणी है, आपको याद हो गया होगा, बढ़ते हुए किसके आधार पे है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कोबाल्ट और निकेल पर। किस पे ध्यान दीजिएगा? CO के मतलब कोबाल्ट, Ni का मतलब क्या है? निकेल। कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 58.9 और निकेल का होता है बाबू 58.7। अब बताइए आप लोग, सब लोग बताइए, किसके आधार पर सजाया गया है? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले रहेगा, जिसका परमाणु द्रव्यमान बाद में है, मतलब ज्यादा है, वो बाद में रहेगा। तो इनके अनुसार कौन पहले आना चाहिए? कोबाल्ट पहले। कोबाल्ट नहीं, निकेल पहले, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? कम है। कौन बाद में? कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? कम है। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? अधिक है। तो आपके हिसाब से कौन पहले आना चाहिए? जल्दी बताइए, कौन बाबू? निकेल पहले और कोबाल्ट बाद में, क्योंकि इन्होंने किसके आधार पे सारणी बनाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो उन्होंने किसको पहले रख दिया? कोबाल्ट को। बाद में किसको रखा? निकेल को, जो उनके नियम का क्या है? विरोध है। समझ में आया कि नहीं बाबू? और ये तीनों हो गया। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, समस्थानिकों का स्थान। किसका स्थान बाबू? समस्थानिकों का स्थान। उन्होंने क्या किया बाबू? जितने भी समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन का क्या होता है? कार्बन के दो समस्थानिक 6-12 और 6-14। आप हमसे पूछ सकते हैं सर समस्थानिक का मतलब? नीचे वाला परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो क्या बोलते हैं उसको? समस्थानिक तत्व। तो उन्होंने इन सबको एक साथ रखा, जबकि किसको पहले रखा जाना चाहिए? इसका परमाणु द्रव्यमान 12, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 था। कौन पहले आना चाहिए? 12 वाला और बाद में 14 वाला, लेकिन सबको एक ही साथ रखा। ये भी इनका क्या है? दोष है। तो हाइड्रोजन का स्थान समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखना, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान तत्वों के पहले रखना, और समस्थानिकों का स्थान सब के सब क्या है? मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या है? दोष। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? अब हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए ध्यान से, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है बाबू? चलिए एकदम ध्यान से पढ़िए, कुछ है नहीं इसमें बाबू, क्योंकि मैंने आपको इनकी सबकी थ्योरी पढ़ा चुका है, इसलिए याद कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी कौन प्रतिपादक थे? मोसले। मोसले कहाँ के रहने वाले थे? बताइए सब लोग। इंग्लैंड। कहाँ के बाबू? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब इन्होंने कब नियम दिया था? 1913 में। और बाबू 1913 में इसने नियम दिया और 1915 में इनकी क्या हो गई बाबू? मृत्यु हो गई। सोचिए, यानी काफी कम समय तक जीवित रहे। क्यों कम समय तक? क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1887 में। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब सोच लिए, जन्म 87 में, मृत्यु हो गई कब बाबू? यानी 1915 में। और इन्होंने कब थ्योरी दिया था? 1913 में। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए इनके अनुसार क्या समझना है? इनके अनुसार तत्वों को किस आधार पर सजाया जाए? परमाणु क्रमांक। किसके आधार पे बाबू? परमाणु क्रमांक के आधार पे सजाया जाए। सबको समझ आ रहा है? परमाणु क्रमांक के मतलब बाबू परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको बाबू? किसके आधार पे?
परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया। और इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी तत्वों को, किसी नहीं सब तत्वों को क्या किया जाए, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो क्या होगा बाबू, तत्वों के भौतिक एंड कौन सा गुण बाबू, रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के कौन बाबू, आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर तत्वों को किसके आधार पर सजाया जाए, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो क्या होगा बाबू, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाने पर नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले क्या आएंगे, तत्व आएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब बताइए आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिएगा किसने बाबू, मोसले ने किया। कब बाबू, 1913 में। और इनका आधार क्या है वर्गीकरण का, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आ गया बाबू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जो क्या है बाबू आवर्त सारणी है, इसका प्रतिपादन कब किया गया था। मैंने पहले भी आपको बताया 1913 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करा आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है तत्व के किस गुण पर आधारित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसके गुण पर आधारित है बाबू, देख लीजिए बाबू, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पर है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर मोसले सर का है, मोसले तो इनके हिसाब से परमाणु संख्या, और अगर मेंडलीव का होगा तो परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान और मोसले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या। कोई दिक्कत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा बाबू, क्षैतिज कतार जिनको किसके नाम से जाना जाता है, याद है आप लोग को, किसके नाम से बाबू, आवर्त के नाम से जाना जाता है, आवर्त। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती हैं, 7 होती है। कितनी होती है बाबू, 7 होती हैं। चाहे आपसे मेंडलीव कहे, चाहे आपसे मोसले कहे, आप हमेशा याद रखिएगा क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती हैं, 7 होती है। ठीक है बाबू, मैं आपको दिखा देता हूं क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती हैं, 7 होती है। गिन लीजिए बाबू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या है बाबू, याद रखिएगा आवर्त है। तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती हैं, 7 होती हैं, जो क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। अब बात कीजिए बाबू आधुनिक आवर्त सारणी में उदर कतारों यानी वर्ग की संख्या होती है। तो उदर कतारों की अगर हम बात करें बाबू, तो इनमें कितनी होती हैं उदर कतार की संख्या बाबू, 18। याद रखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर मेंडलीव कहेगा, कौन कहे बाबू, मेंडलीव, और अगर आपके पास किसके बारे में बात है, मोसले, तो मेंडलीव में कितने हैं बाबू, 9, मोसले में कितने हैं बाबू, 18। किन की संख्या है, वर्ग की संख्या। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना। कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः होती है। आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है उनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए आवर्त यहाँ लिख देता हूँ बाबू, आवर्त यहाँ किसकी संख्या,
तत्व की संख्या। ठीक है बाबू, अगर आवर्त कितना है 1, इसमें कितने होते हैं बाबू 2 तत्व। ठीक है, दूसरा अगर आवर्त होगा कितने तत्व 8 तत्व, तीसरा अगर आवर्त होगा 8 तत्व, चौथा अगर आवर्त होगा 18 तत्व, पांचवा अगर आवर्त होगा कितने तत्व बाबू 18 तत्व, छठवां आवर्त अगर आपसे पूछे 32 तत्व, सातवां आवर्त पूछे 32 तत्व, टोटल जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 118। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो पहला आवर्त में कितने हैं 2 तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठवां में 32, सातवां में 32। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए तो आप देख लीजिए कौन सा सही है, यानी 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। तो कौन सही है? यहाँ देखिए 2 8 8 18 18 सही है। अब यहाँ 32 होना चाहिए, कितना है 18 है। 2 8 8 18 18 होना चाहिए, 32 है, गलत है। 2 8 8 18 18 32 32, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर सर कैसे हम आपकी बातों को विश्वास कर ले। ठीक है, देखिए ये बात देखिए, पहला ये है, पहला में देखिए वो कितने तत्व हैं 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे 2। दूसरा देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तत्व हैं 8। इससे तीसरा गिनिए, तीसरा आवर्त है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं बाबू 8 है। इसी तरीके से चौथा में काउंटिंग लीजिएगा 18, पांचवा में 18। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा बाबू? प्रॉब्लम आपके पास यहाँ आएगा, किसमें? छठवां और सातवां में। देखिए वो छठवां में 1 2 और यहाँ से काउंटिंग कर लीजिएगा, सब मिलाकर कितना आ जाएगा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कितने तत्व आया बाबू? छठवां में 32, इसी तरह सातवां में भी कितने तत्व आएंगे 32 तत्व आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है कि एस ब्लॉक में, कौन सा ब्लॉक है बाबू? एस ब्लॉक के अंतर्गत किस वर्ग के तत्व आते हैं? जब भी आपसे एस ब्लॉक के बारे में बात किया जाए, कौन सा ब्लॉक बाबू? एस ब्लॉक। अब देखिए ध्यान से, एस ब्लॉक, ब्लॉक कहाँ से याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी एस उपकक्ष में प्रवेश करेगा तो क्या बोलिएगा? एस ब्लॉक। अगर किस में बाबू? पी में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक। इसी तरीके से डी में प्रवेश करेगा, डी ब्लॉक। अब देखिए वो एस ब्लॉक के लिए कौन कौन वर्ग आएगा? एस ब्लॉक के लिए बाबू 1 और 2 वर्ग संख्या 1 और 2 के जितने भी तत्व हैं एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं बाबू? पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। समझ में आया कि नहीं बाबू? अगर आपसे पूछा जाए सर एफ ब्लॉक क्या है, तो एफ ब्लॉक के लिए वर्ग आपको याद रखना है कितना बाबू? 3। और आवर्त आपको याद रखना है, आवर्त कितना बाबू? 6 7। ठीक है, लेंथेनाइड 6 से, एक्टिनाइड इससे 7 से। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो एस ब्लॉक में कौन कौन आएगा? 1 और कितने बाबू? 2 वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है बाबू, अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए बाबू, ये जो आपको वर्ग दिख रहा है बाबू, वर्ग दिख रहा है 1 और 2, यही कौन ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक में। और इनके साथ साथ एक हीलियम को भी काउंटिंग किया जाता है, तो टोटल बाबू 14 तत्व आते हैं। ये 1 और 2 वर्ग के एस ब्लॉक। और आपको 3 से लेकर कहां तक बाबू? 18। 3 से लेकर कहां तक? 18। कौन ब्लॉक बाबू? पी ब्लॉक। 3 से लेकर 3 का बाबू 13 से 18, सॉरी 13 से 18, 13 से 18 कौन में आ जाएंगे? कहिएगा सर पी ब्लॉक।
और 3 से लेकर 12 तक ये कौन ब्लॉक होंगे? डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक। याद हो जाएगा, एस ब्लॉक ये वाला, एस ब्लॉक ये वाला, पी ब्लॉक बीच में, डी ब्लॉक नीचे, एफ ब्लॉक। याद रहेगा, 1 से 2 एस, 13 से 18 पी, 3 से 12 डी और नीचे एफ। यानी एस पी डी नीचे एफ। समझ में आ गया बाबू? बहुत बढ़िया, आपको हमेशा याद रखना है। पी ब्लॉक के अंतर्गत किस वर्ग के तत्व आते हैं? देखो, पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे आपको याद रखना है। 13 से लेकर कहां तक? 18। 13 से 18 कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? और डी ब्लॉक में कौन कौन आए थे? एक और 2 आए थे, एस, 13 से 18 पी और 3 से 12 कौन आएंगे बाबू? डी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंचते हैं। 33 कह रहा है कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत किस वर्ग के तत्व आते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया बाबू, एस ब्लॉक के अंतर्गत किस वर्ग के तत्व आते हैं। यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग होगा बाबू 3। कितना होगा? 3 वर्ग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, कितने तत्व आते हैं। तो अगर कितने तत्व की बात किया जाए, यानी कि तत्व की संख्या, किसकी संख्या बाबू? तत्व की संख्या की बात की जाए तो टोटल कितने तत्व आते हैं बाबू? 28 तत्व आते हैं। जो मैंने आपको नीचे दिखाया कितने तत्व आते हैं? 28 तत्व। उसमें से याद रखना है कि बाबू परमाणु संख्या 58 से लेकर कहां तक? 71 तक। 58 से 71 तक कौन आते हैं वो? 58 से 71 तक उनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स याद रहेगा बाबू, लैंथेनाइड्स। कहां से कहां? 58 से 71। और बाबू याद रखना है 90 से 103 तक इनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स आपको याद हो गया होगा, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी है बाबू? 14। इनकी भी संख्या कितनी है? 14। टोटल कितने बाबू? 28 तत्व किसके अंदर आएंगे? एफ ब्लॉक के अंदर आएंगे। कहां से कहां? 58 से 71 और दूसरा 90 से 103। समझ में आ गया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, वर्ग 1 के तत्वों को किसके नाम से जाना जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को बाबू किसके नाम जाना जाएगा? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, हैलोजन, संक्रमण तत्व। आप याद रखिएगा बाबू, मैं यहीं पे बता देता हूं। संक्रमण तत्व बोला जाता है किसके लिए? डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। और अगर पूछा जाए हैलोजन, कौन बाबू? 17 वर्ग के तत्व। यानी 17 वर्ग के तत्व जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हैलोजन। क्षारीय धातु बाबू वर्ग कितना? 1। यानी यही हम लोग का आंसर क्या है? सही है। और क्षारीय मृदा धातु किसके लिए? वर्ग 2 के लिए होता है। ठीक है बाबू। और आपसे पूछ दिया जाए वर्ग 1 में कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन ये क्या है बाबू? अधातु है। अधातु। बाकी जितना है सब के सब क्या है? धातु है। समझ में आया कि नहीं बाबू? और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन रेडियो सक्रिय है? यह बाबू फ्रांसियम आपके पास याद रखिएगा कैसा है? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय का मतलब बाबू अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का वर्ग 2 के तत्वों को किस नाम से जाता है? पहले मैंने बताया आपको किसके नाम से? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। कौन कौन इसमें आएगा बाबू? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रांसियम, बेरियम और कौन बाबू? रेडियम। यानी कौन बाबू? Ra। ये किस में आएंगे बाबू? क्षारीय मृदा धातु में आएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को मैंने बताया बाबू
संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को किसके नाम से बाबू? आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और इनको कहाँ रखा जाता है बाबू? आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। तो ये कौन है बाबू? डी ब्लॉक वाले हैं। डी ब्लॉक ये वाले एफ ब्लॉक, ठीक है बाबू। ये किस वर्ग का है? 1, ये वाला 2, और ये कहाँ से आएगा बाबू? एस ब्लॉक के क्या होंगे? तत्व। तो सब आपको समझ में आया होगा। इनकी संख्या बात किया जाए बाबू 40, इनकी संख्या बात किया जाए 28, और इन 28 नहीं बाबू, इनकी संख्या हाँ सही है 28 हो जाएगा। और क्षारीय धातु की संख्या कितनी है बाबू? याद रखिए क्षारीय धातु तो आते हैं कितना बाबू? वर्ग 1 में, उसमें हाइड्रोजन धातु नहीं है। और लिथियम को भी इसके अंदर नहीं रखा, लिथियम को इसके अंदर रखा जाता है, यानी 7 इसमें आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन क्या नहीं है? धातु नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि लैंथेनाइड्स के अंतर्गत कुल कितने तत्व आते हैं? मैंने बताया बाबू लैंथेनाइड जो था, लैंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक था बाबू? याद रखिएगा 58 से लेकर कहाँ तक? 71 तक। और इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और इनको एक और नाम से जाना जाता है बाबू, दुर्लभ। दुर्लभ कौन धातु? मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दुर्लभ मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए तो लैंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ? 58 से 71 तक। क्यों 58 से 71 तक है? और कौन शुरुआत किया बाबू? शुरुआत होता है बाबू सीरियम से कहाँ तक बाबू? ल्यूटेशियम तक। और किसके बाद आता है? लैंथेनम के बाद, इसलिए इनको लैंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 39 जो है एक्टिनाइड्स के अंतर्गत कुल कितने तत्व आते हैं? चलिए बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स जो होता है बाबू, ये होते हैं कहाँ से कहाँ? 90 से 103 तक। परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ? 90 से 103 तक। इनके अंदर भी कुल कितने तत्व आएंगे बाबू? 14 तत्व आते हैं। याद रहेगा कुल कितने तत्व आएंगे बाबू? 14 तत्व आएंगे। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो क्या होते हैं बाबू? एक्टिनाइड्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक बाबू? थोरियम से लेकर कहाँ तक बाबू? लॉरेंशियम तक होते हैं। थोरियम 90, लॉरेंशियम 103। और आपको याद रखना, अगर इसकी वर्ग की बात करें, वर्ग कितना हो जाएगा? 3। और आवर्त की बात करें, आवर्त संख्या कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। इससे पहले मैंने जो बताया इसकी बात किया जाए, इसके लिए वर्ग कितना होगा बाबू? 3। और इसके लिए आवर्त कितना होगा बाबू? आवर्त कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो कौन सा सही है? 14 तत्व है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए अब इसमें भी कौन सही हो जाएगा बाबू? 14 तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग पहुंचते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? वर्ग 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए वर्ग 17 के तत्वों को किसके नाम से? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। और हैलोजन के मतलब क्या होता है बाबू? याद रखिएगा लवण उत्पादक। लवण उत्पादक, इसलिए इनको किसके नाम से? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन आएगा बाबू? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और निष्क्रिय गैस में कौन कौन आएगा बाबू? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आएगा। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्षारीय धातु में और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाले इसमें आएंगे, कैल्शियम और बेरिलियम वाले इसमें आएंगे। ठीक है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। क्या कहा जाता है बाबू? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।